अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो हर्निया के लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग डिस्कस करने लगे हैं फेमरल हर्निया का ट्रीटमेंट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं इंग्वाइनल और फेमरल हर्निया के डिफरेंसेस। ठीक है, तो इस लेक्चर पे हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे फेमरल हर्निया के ट्रीटमेंट पे। और जो फेमरल हर्निया का सर्जिकल ट्रीटमेंट है उससे पहले थोड़ा सा एक इन्वेस्टिगेशन के मुतालिक आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि यूजुअली इंग्वाइनल हर्निया हो या फेमरल हर्निया हो, जैसे मैंने पहले भी कोट किया है, इसके लिए जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं दैट इज नोन एज अल्ट्रासाउंड इन्ग्वाइनोस्क्रोटल रीजन। ठीक हो गया, सबसे कॉमनली यूज होने वाली ये इन्वेस्टिगेशन है जिसके ऊपर आपको रिवील हो जाता है कि डिफेक्ट किस जगह पे है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसका साइड क्या है, राइट है या लेफ्ट है। नंबर 2, आपको ये पता चल जाता है कि वो इंग्वाइनल है या फेमरल है। इसके अलावा आपको यह पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड पे कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। और आपको साथ ये पता चल जाता है कि ये डिफेक्ट के नंबर कितना है, कितने डिफेक्ट्स हैं, एक है, दो है, तीन है, मल्टीपल है या एक ही बड़ा है। यूजुअली एक ही बड़ा होता है। ठीक है, यूजुअली की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको यह पता चल जाता है कि डिफेक्ट का साइज क्या है। अगर ज्यादा डिफेक्ट्स हैं तो सबके साइजेस बताने हैं। तो बच्चे, जब आप लोग इन्वेस्टिगेशन लिखें कि हर्निया की, आपसे पूछा जाए कि इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराएंगे, तो आपने सिर्फ अल्ट्रासाउंड नहीं लिखना बल्कि बताना है कि अल्ट्रासाउंड ये रेलिवेंट चीज उस हर्निया के बारे में, उस डिफेक्ट के बारे में बताएगा। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है। तो आपकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं बेसिकली इंग्वाइनल हर्निया की और फेमरल हर्निया की वो ओवरलैपिंग है, तो वो आपने ऐसे कंबाइंड फॉर्म में याद रखनी है। ठीक है, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर हमें हर्निया के लिए सिटी स्कैन्स करवाने की जरूरत पड़े। Usually in our clinical practice when we do operations in elective OT, जब हम सुबह के वक्त इलेक्टिव ऑपरेशन थिएटर्स में ऑपरेट करते हैं तो हम लोग इन्ग्वाइनोस्क्रोटल अल्ट्रासाउंड के ऊपर ही रिलाय करते हैं, जिसकी बेस पे हम लोग उस पेशेंट को ओपन करते हैं और ऑपरेट करते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में प्रेजेंट करता है विद द कंप्लेंट ऑफ इन्ग्वाइनल हर्निया और आप देखते हैं कि उसको स्ट्रैंगुलेशन या ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस नहीं हैं जो कि यूजुअली मैनिफेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीवर, इन द फॉर्म ऑफ स्किन चेंजेस, इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, तो आप उस केस को रेफर कर देते हैं, पेशेंट को उस वक्त पेन फ्री करके इलेक्टिव ओटी के लिए रेफर कर देते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि पेशेंट जो है उसकी स्किन चेंजेस प्रेजेंट है, वॉमिटिंग की कंप्लेंट है या कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट है और जो हर्निया है वो कॉम्प्लिकेट कर चुका है, स्ट्रैंगुलेट कर चुका है, तो फिर आप उसको इमरजेंसी में ऑपरेट करवाते हैं। तो इमरजेंसी के लिए भी जो इन्वेस्टिगेशन कॉमनली यूज होती है दैट इज अल्ट्रासाउंड इन्ग्वाइनोस्क्रोटल रीजन। आपने ये नहीं मेंशन करना कि अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराते हैं हम, आपने कहना है अल्ट्रासाउंड इन्ग्वाइनोस्क्रोटल रीजन कराते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन की ये जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इलेक्टिव पेशेंट को क्या आपने मेंशन करना और इमरजेंसी पेशेंट को, ये आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। अब बच्चे, अगर मैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करूं फेमरल हर्निया की, तो बेसिकली हम लोग दो तरह की अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। एक है आपकी ओपन सर्जरी की अप्रोच और दूसरी है आपकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की अप्रोच। इसको अब मैं फर्दर क्लासिफाई करूंगा। जो ओपन सर्जरी की अप्रोचेस हैं बच्चे, ये बेसिकली 3 अप्रोचेस हैं। लो अप्रोच है, इन्ग्वाइनल अप्रोच है और हाई अप्रोच है। इसके अलावा लैप्रोस्कोपिक जो अप्रोचेस हैं ये भी दो तरह की हैं। एक का नाम है बच्चे आपके पास टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं टैप। तो आप ये देखें कि टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर है और ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल रिपेयर है। इन दोनों का मतलब क्या है और बेले में ये अच्छे से हाईलाइट भी नहीं हुई है, मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो ओपन सर्जरी के अप्रोचेस हैं इनके बारे में थोड़ी सी बात करते चलें। जो लो अप्रोच है इसका दूसरा नाम है लॉकवुड अप्रोच। ठीक है, ये आपकी, मैं इसको आपके जितने भी सेलियंट फीचर्स हैं मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाएं और आप लोग की बुक में भी ये लिखे हुए हैं बेसिकली, तो आप लोगों का बड़ा अच्छा सा नोट तैयार हो जाएगा। अभी मैं अलग से दोबारा बताता हूँ। इन्ग्वाइनल अप्रोच जो है बच्चे, इसका नाम है लॉथिसीन अप्रोच। ठीक हो गया, और जो आपकी हाई अप्रोच है दैट इज एक्चुअली नोन एज मैकईवडे अप्रोच या मैकईवडी अप्रोच। अब मैं एक एक अप्रोच को डिस्कस करता हूँ और आप लोगों को इनकी डिटेल बताता हूँ। जो सबसे पहली अप्रोच है ओपन सर्जरी की दैट इज लॉकवुड अप्रोच या लो अप्रोच। ये सिंपलेस्ट ऑपरेशन है फेमरल हर्निया को ट्रीट करने के लिए। आपको ये पहली बात पता होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये यूजुअली हम लोग तब करते हैं इस अप्रोच को यूज जब
बावल की रिसेक्शन का चांस जो है वो कम हो, यानी कि बावल के अंदर कोई ऐसी चेंजेस नहीं आई हुई कि बावल को हमें काटना पड़े, उसके अंदर गैंग्रीनस साइंस नहीं प्रेजेंट, तो हम लोग ये वाली जो बावल रिसेक्शन जो है ना करनी हो, मैंने क्रॉस लगा दिया, तो हम लोग ये अप्रोच प्रेफर करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये बेसिकली जो प्रोसीजर है ये इलेक्टिव ओटी में कॉमनली किया जाता है, क्योंकि इलेक्टिव ओटी में आप लोग वो ही वाले हर्निया ऑपरेट करते हैं जिनके अंदर लाइफ टेकिंग रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस नहीं डेवलप की होती। ठीक है, इसके अंदर बच्चे बेसिकली प्रोसीजर बहुत सिंपल है कि जैसे मैंने आपको हर्निया का पहले स्ट्रक्चर भी बताया है, तो हर्निया की जो सैक होगी उसको आपने डायसेक्ट करना है, उसके ऊपर ट्रांसवर्स इंसिजन देना है, जो आपने उसकी नेक है और जो बावल की लूप है उसको रिप्लेस करवाना है। ठीक है, उसको आपने एब्डोमेन के अंदर दोबारा प्लेस करना है और आपने सिंपली बच्चे सूचर्स अप्लाई कर देने हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ये आपका ASIS है और ये यहाँ पे आपका प्यूबिक ट्यूबरकल है, तो यहाँ पे आपकी इंग्वाइनल लिगामेंट है और नीचे बचे जो आपकी अंडरलाइंग बोन है उसका फेशिया है। तो आपने सूचर्स की जो प्लेसमेंट होती है वो बेसिकली करनी होती है इंग्वाइनल लिगामेंट और उस फेशिया के साथ, ताकि आप लोग डिफेक्ट को क्लोज कर दें। और डिफ्लेक्ट को क्लोज करने से पहले बच्चे आप लोग मैश भी रख सकते हैं, लेकिन फेमरल हर्निया के केस में यूजुअली हम लोग मैशेस नहीं रखते। ठीक है, वो इंग्वानल हर्निया के लिए करते हैं। तो ये आपको सूचर की प्लेसमेंट भी मैंने बता दी कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर जो आपने यूज करना है। ये 3-4 बातें जब आप लोग मेंशन करेंगे तो आप लोग का छोटा सा नोट प्रिपेयर हो जाएगा, और इतनी ही डिटेल आप लोगों को, आप लोग रोजाना यही सवाल पूछते हो कि ये प्रोसीजर हमें कितना लिख के आना है, तो जितनी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ बस इतना कम से कम आपको आना चाहिए। दूसरी जो अप्रोच है बच्चे, दैट इज नोन एज इनग्वाइनल अप्रोच या लॉथेसीन अप्रोच, और ये भी हम लोग डिस्कस इस तरह कर चुके हैं कि आप ये देखें कि इसके अंदर बेसिकली जो अप्रोच हमने यूज करनी है वो यूज करनी है बेसिनी या फिर लिटनस्टीन रिपेयर वाली। ठीक है, लिटनस्टीन रिपेयर जो मैंने आप लोगों को भी थोड़ी पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया था, वो बेसिकली ये दोनों रिपेयर्स के जो मेथड थे ये आपको पता है ना कि यूज हो रहे थे इंग्वाइनल हर्निया के लिए। इन्हीं मेथड्स के प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने एक नई अप्रोच बनाई है जिसका नाम है इंग्वाइनल या लॉथेसीन अप्रोच। अब बच्चे इस प्रोसीजर की एनाटमी को समझने के लिए मैं दोबारा वही डायग्राम ड्रॉ करूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये ASIS है और यहाँ पे बच्चे आपका प्यूबिक ट्यूबरकल है, तो ये आपका एरिया बनता है बेसिकली इंग्वाइनल लिगामेंट वाला। यहाँ पे मैं इमेजिनरी वे में आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये डीप इंग्वाइनल रिंग है और ये आपका प्यूबिक ट्यूबरकल है, तो हमने इंसिजन जो है वो यहाँ पे देना है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे हमारा हॉरिजॉन्टल इंसिजन आएगा कि वो कवर कर रहा हो आपके प्यूबिक ट्यूबरकल को, और साथ ही साथ बच्चे जो आपका दूसरा पॉइंट बनता है दैट इज योर डीप इंग्वाइनल रिंग। तो इसके लेवल पे बिल्कुल इसके नीचे आपको मिलेगा फेमरल हर्निया का डिफेक्ट, ये बात आपने याद रखनी है, इस इंसिजन के बिल्कुल बिलो मिलता है। अब आप अप्रोच बेसिकली यूज करते हो, इसके अंदर हम लोग इस अप्रोच को कहते हैं पुलिंग फ्रॉम अबव एंड पुशिंग फ्रॉम बिलो। इस बात का क्या मतलब है? पुलिंग फ्रॉम अबव का ये मतलब है कि अगर ये सैक पूरी की पूरी निकल के ऐसे सामने आई हुई है तो आपने इसको पुल करना है ऊपर की तरफ। ठीक है, और पुश करना है नीचे की तरफ। ये नीचे से मतलब ऊपर की तरफ जोर लगाना है ना, पुल आपने ऊपर की तरफ करना है, तो ये नॉट टाइट होके ऊपर की तरफ चला जाएगा ना गार्ड, और यहां से आप लोग दूसरी उंगली से पुश करेंगे डिफेक्ट को तो वो अंदर की तरफ जाता जाएगा। तो पुल आपने ऊपर से करना है और पुश आपने नीचे से करना है, दो फिंगर्स को यूज करते हुए, तो गट सारे का सारा वापस जो है वो चला जाएगा अपनी कैविटी के अंदर जिधर उसको होना चाहिए था। और बाद में जो डिफेक्ट है यहाँ पे बच्चे उसको आप प्लग कर देंगे, वहां पे आप लोग, मैंने आपको बताया था कि जो प्लग मैशेस होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, उनसे भी आप प्लग कर सकते हैं या फिर आप सूचर्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है, चूंकि इसके अंदर मैश की जरा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको कहा है कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इंग्वाइनल हर्निया का ट्रीटमेंट जो था बेसिनी या लिटनस्टीन रिपेयर, उसी के प्रिंसिपल को ही यूज करते हुए ये हो रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बेले ने यहाँ पे कोट की है कि जब भी हम लोग इंग्वाइनल हर्निया के ऑपरेशंस कर रहे होते हैं तो काफी सारे ऐसे सर्जन हैं दुनिया में जो कि एडवाइस करते हैं कि इंग्वाइनल हर्निया की सर्जरी करते हुए आप लोग इंग्वाइनल कैनाल को जरूर एक दफा एक्सप्लोर करें। क्यों? इंग्वाइनल कैनाल को जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि क्या कोई यहाँ तो डिफेक्ट ऑलरेडी नहीं प्रेजेंट जो कि अगले दिनों में या अगले कुछ सालों के अंदर फेमरल हर्निया की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ सर्जन जो हैं वो नहीं छेड़ते, इंग्वाइनल कैनाल को एक्सप्लोर नहीं करते, जो कि उनको यूजुअली करना चाहिए। ठीक है, तो ये बेले ने एक अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है, इसको आप लोगों ने याद रखना है।
तीसरा प्रोसीजर जो बच्चे यूज होता है इसको हम लोग कहते हैं हाई अप्रोच, या मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि इसको हम लोग कहते हैं मैक ईव डी अप्रोच। ठीक है, अब ये आपको मैं छोटा सा नोट इस पर दोबारा लिखवा दूं कि ये यूजुअली किया जाता है बच्चे इमरजेंसी ओटी के अंदर। ठीक है, जब आपका बॉल खास तौर पे एट रिस्क ऑफ स्ट्रैंगुलेशन हो या रिस्क ऑफ बावल डिसेक्शन जो है वो प्रेजेंट हो, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब हमें बावल काटना पड़े किसी खराबी की वजह से कि उस मतलब हार्निएटेड बावल था और उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन या गैंग्रीनस पार्ट जो है वो डेवलप कर चुका है, तो आप लोग यही वाली अप्रोच जो है वो यूज करेंगे। रीजनल और जनरल एनेस्थीसिया के अंडर ये किया जाता है जैसे बाकी हर्निया भी किए जाते हैं। एनेस्थीसिया का फोकस करना यहाँ पे इस वक्त एसेंशियल नहीं है। इसकी एनाटमी को बेसिकली समझाने के लिए आपको ये बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल ये एब्डोमेन है, ये आपके रेक्टाइल मसल्स हैं। ठीक हो गया ऐसे करके, और ये आपका पूरा एब्डोमेन है। तो आपने क्या करना है कि जो क्लासिकल इंसिजन इसने मेंशन किया है वो वर्टिकल इंसिजन होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये बॉडी का राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का हर्निया मौजूद है, तो लेफ्ट साइड के हर्निया के लिए आप लोग पैरारेक्टल एक वर्टिकल इंसिजन देंगे लोअर एब्डोमेन के अंदर, और यहाँ से डायसेक्ट करेंगे, ओपन सर्जरी करेंगे और जाके देखेंगे कि जो फेमरल हर्निया है वो कहाँ तक फैला हुआ है, और उसको ऑब्वियसली मतलब उसको रिप्लेस कराने की कोशिश करेंगे एब्डोमेन के अंदर। ठीक हो गया, तो आपको बेसिकली इंसिजन यहाँ पे समझाना था कि हाई अप्रोच का नाम इसका इस वजह से है कि हमने एक वर्टिकल इंसिजन दिया। आपकी बुक में लिखा है कि एक हॉरिजॉन्टल इंसिजन है जो कि क्लासिकली वर्टिकल होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल भी आप दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, लेकिन क्लासिकली जो यूजुअल प्रैक्टिस में यूज होता है तो ये वर्टिकल इंसिजन होता है। ठीक हो गया, इसके बाद बच्चे एक और चीज आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि आपने ये देखना है कि कितना बावल इन्वॉल्व है जिसको आपने रिजेक्ट करना है या काटना है, उसको उस हिसाब से आप लोग काट लेते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर बावल को काटने की जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में आपने पेशेंट को ओपन तो किया लेकिन उसको काटने की जरूरत है या नहीं, आप डूबियस है इस बारे में, आप डाउटफुल हैं, तो जो आपने हर्निया की सर्जरी करनी है आपने उस डिफेक्ट को वापस प्लेस करके देखना है एब्डोमेन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको ऐसे शो करूंगा कि ये गट की लूप यहाँ से बाहर निकली हुई थी। ठीक है, इसको मैं वापस रिप्लेस करूंगा एब्डोमेन के अंदर। अगर ये एब्डोमेन में 5 मिनट तक टिक जाती है अंदर करके और खुद ब खुद निकल के स्पॉन्टेनियसली बाहर नहीं आती, तो फिर मैं इसको रिजेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर ये निकलने के बाहर आके निकलने की कोशिश करती है तो फिर मुझे इसे रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर पूरी थ्रू आउट द लाइफ ही बाहर आने की कोशिश करेगी। ठीक हो गया, उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि जो आपकी लैप्रोस्कोपिक अप्रोचेस थी इनका दो नाम था, एक थी टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर और दूसरा है ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल रिपेयर। ठीक है, इनको समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी डायग्राम दिखाता हूँ श्री राम भट्ट की, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। ये देखें बच्चे आप लोग, मेरी जो बोर्ड है इसके आप लोग लेफ्ट साइड पे फोकस करेंगे, जो स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है बहुत ही खूबसूरती से इसने ये बताया। सबसे पहले इसने बताया कि नॉर्मल एनाटमी एब्डोमिनल वॉल की क्या होती है। स्किन है, सबक्यूटेनियस फैट है, रेक्टस शीथ की एंटीरियर लेयर है, पोस्टीरियर लेयर है, रेक्टस मसल है बीच में, और साइडों पे आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरनल एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के बाद जो आपको यहाँ पे फेशिया मिलता है दैट इज ट्रांसवर्सेलियस फेशिया। इसके बाद आपको मिलती है प्री पेरिटोनियल स्पेस और आखिर में आपको मिलती है पेरिटोनियम। ठीक है, ये जो प्री पेरिटोनियल स्पेस है दिस इज बेसिकली अवर टारगेट, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ट्रांसवर्सेलियस फेशिया और पेरिटोनियम के बीच में आपकी प्री पेरिटोनियल स्पेस है। अब आप ये देखें कि जो पहला प्रोसीजर हम लोग देखने वाले हैं दिस इज टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर। टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर के अंदर सर्जन क्या करता है कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस यानी कि जो आपकी प्री पेरिटोनियल स्पेस है उसी के अंदर रहते हुए सारी सर्जरी परफॉर्म करता है और पेरिटोनियम को डायसेक्ट नहीं करता। जितना भी गट पेरिटोनियम के थ्रू निकल के बाहर की तरफ आ रहा होता है वो उसको रिप्लेस करता है और इस प्री पेरिटोनियल स्पेस के अंदर मैश रखने की कोशिश करता है। ठीक हो गया, ये देखो आप एरो की डायरेक्शन देख सकते हो कि इसने पेरिटोनियम को ब्रीच नहीं किया, जबकि ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल रिपेयर जिसको हम लोग टैप कहते हैं, इस प्रोसीजर के अंदर जो सर्जन है वो डायरेक्टली पेरिटोनियम तक जाता है और पेरिटोनियम में कट लगाता है और पेरिटोनियम में गट को वापस धकेलने के बाद पेरिटोनियम के नीचे
या फिर पेरिटोनियम के ऊपर मैश की प्लेसमेंट करता है। ठीक है, तो आप ये देखें कि एक अप्रोच के अंदर पेरिटोनियम के ऊपर ऊपर से ही काम हो रहा है, जिसको हमने कहा है प्री पेरिटोनियल अप्रोच, यानी कि पेरिटोनियम के सामने, प्री का मतलब है एंटीरियर टू पेरिटोनियम, या इसका दूसरा नाम है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच, जबकि दूसरी है ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल अप्रोच, यानी कि आपने ट्रांस पूरे एब्डोमेन को कट करते हुए अंदर जाके ये करना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो ये सर्जरीज हैं ये लेप्रोस्कोपी के थ्रू की जाती हैं। तो लेप्रोस्कोपिक पोर्ट्स की प्लेसमेंट क्या होती है इन सर्जरीज में? जो टैप है इसके अंदर बच्चे आप ये देखो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है आपका 10 मिलीमीटर का, वो अम्बिलिकस में आपने प्लेस करना है। अम्बिलिकस से थोड़ा सा बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है, दूसरा जो आपका पोर्ट है वो आपके इसी अम्बिलिकल जो आपका पोर्ट है उनके राइट और लेफ्ट साइड पे आपको दो पोर्ट्स प्लेस करने पड़ेंगे। ये ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल रिपेयर है लेप्रोस्कोपिक वैरायटी का। जो आपका टप का प्रोसीजर है इसके अंदर हम लोग 10 मिलीमीटर का पोर्ट जो होता है वो सब अम्बिलिकली प्लेस करते हैं, अम्बिलिकस के बिल्कुल नीचे करके, और इसके बाकी जो दो पोर्ट्स होते हैं वो उसी के नीचे 4-4-2-2 सेंटीमीटर 2-2-3-3 सेंटीमीटर नीचे करके प्लेस करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि टैप के लिए हम लोग पोर्ट्स कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं और टैप के लिए हम कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। तो बच्चे जैसे जैसे चीजें वक्त के साथ रेवोल्यूशनाइज हो रही हैं, ऑलवेज वी विल प्रेफर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज ओवर ओपन सर्जरीज। ठीक है, तो इसी हिसाब से फेमरल हर्निया की ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को प्रेफर करेंगे। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर टैप और टैप प्रोसीजर्स जो हैं ये ओपन सर्जरी के प्रोसीजर से तो काफी बेहतर हैं, लेकिन टैप और टैप प्रोसीजर्स के आपस में जो कंपैरिजन किया गया है वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड, जैसे कि सीरोमा फॉर्मेशन, जैसे हीमाटोमा फॉर्मेशन, जैसे पोस्ट ऑप रिकवरी कितनी है, हॉस्पिटल का ड्यूरेशन स्टे कितना है, तो उसके अंदर दोनों टेक्निक्स को ऑलमोस्ट सेम लेवल के अंदर पाया गया है। लेकिन कहा यह जाता है कि जो टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर है जिसके अंदर हम लोग पेरिटोनियम को ब्रीच नहीं करते, वो कंपैरेटिवली, मैं छोटा सा यहाँ पे ऐसे एरो करके डाल रहा हूँ, कंपैरेटिवली बेटर है कंपेयर टू टैप। ठीक है, तो ये आपने जो इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इसका आखिर में आपको बिल्कुल लुबे लुबाब बताने के लिए वो आपको याद होनी चाहिए कि टैप और टैप में से टैप थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट से बेहतर कही गई है, लेकिन आप ये देखें कि दोनों प्रोसीजर्स ही यूज होते हैं फेमरल हर्निया की सर्जरी के लिए। और लेप्रोस्कोपिक जो प्रोसीजर्स हैं वो आपने इमरजेंसी में नहीं परफॉर्म करने, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कहा गया है कि लेप्रोस्कोपिक रिपेयर जो है फेमरल हर्निया का वो सिर्फ इलेक्टिव ओटी में किया जाए। ओके बच्चे, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अब, दैट इज बेसिकली अम्बिलिकल हर्निया। ठीक है, अम्बिलिकल हर्निया को भी हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे कि अम्बिलिकल हर्निया जो है वो चिल्ड्रन के अंदर कैसे होता है और जो अडल्ट हैं उनके अंदर कैसे होता है। और अम्बिलिकल हर्निया तो इतना ज्यादा आता है आपके प्रॉफ में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फाइनल ईयर का प्रॉफ हो और आपका शॉर्ट केस लॉन्ग केस अम्बिलिकल हर्निया में से ना आए। तो आज जो मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट इसका बताऊंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स बता रहा हूँ इनको आप लोग घोट लो, अपनी बुक्स के ऊपर लिख लो, अपने नोट्स के ऊपर लिख लो, और आपने जब भी ट्रीटमेंट लिखना है तो इन्हीं हेडिंग्स के अंदर लिखना है जो मैं आपको बेले से करवा रहा हूँ। इसके अलावा आपने कहीं भी नहीं जाना, ताकि आप लोगों से एग्जामिनर जब भी हर्निया का, अम्बिलिकल हर्निया का सवाल पूछे तो आप लोग उनको जवाब देने के अंदर कासर कर दें, मतलब आप लोग उनको बिल्कुल चुप करा दें। ठीक हो गया, और आपको ये प्रॉपरली आना चाहिए। अब बच्चे सबसे पहले अगर बात की जाए अम्बिलिकल हर्निया की चिल्ड्रन के अंदर, तो तकरीबन 10% इन्फेंट्स ऐसे होते हैं, खास तौर पे जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं, जिनके अंदर अम्बिलिकल हर्निया जो होता है वो यूजुअली प्रेजेंट करता है। ठीक है, यूजुअली बच्चे सिम्टम लेस होता है, और आप ये देखें कि ये ना मतलब क्राइंग करने से इंक्रीज करता है। क्राइंग करने से क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर आपका इंक्रीज करता है, तो आपकी जो अम्बिलिकल स्वेलिंग होती है वो इंक्रीज करती है। एक चीज जो आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए वो ये है कि इसकी इसकी शेप कैसी होती है। बच्चों के अंदर जो इसकी शेप होती है ना वो कही जाती है कि वो बेसिकली कॉनिकल होती है। ठीक है, ऐसे करके पीक सा, ये पीक की फॉर्म में ऐसे करके ये निकलता है। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक एमसीक्यू है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा बच्चों के अंदर मेल और फीमेल के अंदर जो इफेक्ट होने का रेशियो है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कंपेयर टू ब्लैक एंड व्हाइट अगर कहा जाए तो ब्लैक्स में तकरीबन 8 टाइम्स ये ज्यादा कॉमन है कंपेयर टू व्हाइट। ठीक है, और
3 ईयर्स से कम एज के ऊपर इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, कौन सी कॉम्प्लिकेशन, यानी कि ऑब्वियसली हर्निया की कॉम्प्लिकेशन की जब बात करते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रैंगुलेशन की बात करते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रैंगुलेशन जो है वो अम्बिलिकल हर्निया के केस के अंदर एक ऐसा बच्चा जो कि 3 साल से छोटा है उसके अंदर ये बहुत ही रेयर चीज है कि ये ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए या स्ट्रैंगुलेट कर जाए। ठीक है, अब बच्चे इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट को भी हम लोग डिवाइड करेंगे कि अम्बिलिकल हर्निया का ट्रीटमेंट चिल्ड्रन में दो तरह का है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है बच्चे वो यूजुअली इंडिकेट किया जाता है उन बच्चों के लिए जो कि 2 साल से कम है या 2 साल तक है और जिनके अंदर जो हर्निया है वो सिम्टम लेस है। ठीक है, बेसिकली करना इसके अंदर आपने क्या है कि पेरेंटल एश्योरेंस करवानी है। उनको ये बताना है कि तकरीबन 95% केसेस ऐसे होते हैं हर्निया के जो कि सेल्फ रिजॉल्व कर जाते हैं अगर 2 इयर्स के बाद पेशेंट जो है उस तक 2 इयर्स के बाद तक वो प्रेजेंट करता है तो फिर आपने उसकी सर्जरी करनी है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ट्रीटमेंट को स्ट्रेटिफाई कैसे किया, 2 इयर्स से कम और 2 इयर्स से ज्यादा। जो 2 इयर्स से कम है उसके अंदर आपने एश्योरेंस बतानी है और ये परसेंटेज याद रखनी है कि 95% ऑफ हार्निया जो होते हैं तो वो सेल्फ रिजॉल्व हो जाते हैं बच्चों में। और जो 2 इयर्स के बाद तक प्रिसिस्ट कर रहे हैं उसके अंदर फिर आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। और सर्जरी क्या होगी बच्चे? ऑब्वियसली सर्जरी यही होगी कि आपने फॉर एग्जांपल अगर ये एक बच्चे का पेट है, ये उसकी अम्बिलिकस है और यहाँ से ऐसे हर्निया प्रेजेंट कर रहा है तो आपने बच्चे सब एम्बिलिकल इंसिजन दे के छोटा सा इस पूरी की पूरी जो आपकी जो गट की लूप बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो रही है उसको रिप्लेस करना है एब्डोमेन में, सैक को आपने क्लोज करना है। और अगर एक्सेसिव सैक है मतलब जो बहुत ज्यादा प्रोट्रूड कर रही है तो एक्सेसिव के लिए हम लोग सर्जरी में जो वर्ड कॉमनली यूज करते हैं दैट इज रिडंडेंट, यानी कि जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करना है, एक्सरसाइज करना है और आपने लिनिया अल्बा को इंटरप्टेड सूचर से क्लोज करना है। लिनिया अल्बा आपको पता है ना कि रेक्टस शीथ जिस जगह पे आपकी दोनों साइडों के रेक्टस मसल मिल रहे हैं वहां पे लिनिया अल्बा है, तो उनको आपने ऐसे टक लगा के और उनको बंद करना है, उनको सूचर कर देना है। ये था बच्चे चिल्ड्रन के अंदर इसका बेसिक ट्रीटमेंट और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स।